नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका एनएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं हम, वैदिक कालीन समाज। ठीक है, कालीन समाज से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पुटअप किया जाता है आपके प्री के एग्ज़ाम में। ठीक, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, बट अभी हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। ठीक है, तो चलिए आज की डेट में हम आज की क्लास में पूरी जो चर्चा होगी हमारी वो वैदिक काल की सोसाइटी यानी समाज से जुड़ी हुई बातें की जाएंगी। ठीक है, और बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि जो परंपराएं हमको वैदिक काल में दिखाई देती हैं वो आज भी आपके समाज में कहीं न कहीं दिखाई देती हैं, तो उन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। आज का टॉपिक है वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज। देखिए, इस टॉपिक में वैदिक कालीन समाज में दोनों चीजें आ जाती हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, इसमें दोनों काल क्या है, यानी दोनों संस्कृतियां शामिल हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक समाज एवं उत्तर वैदिक समाज। देखिए, यहां पर हम दोनों टॉपिक एक साथ आपको पढ़ाएंगे, यानी ऋग्वैदिक समाज और उत्तर वैदिक समाज, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। और जब तक आप दोनों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको परिवर्तन समझ में नहीं आएगा कि कैसे चेंज आपके वैदिक कालीन समाज में हुआ। ठीक है, कैसे धीरे धीरे आपका समाज उत्तर वैदिक काल तक आते आते किस तरह से कन्वर्ट हुआ, किस तरह से परिवर्तित हुआ। इस चीज को समझने के लिए हमें दोनों को एक साथ क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब हम आपको पहले ये बता दें कि जब भी आप सोसाइटी पढ़ेंगे, जब भी समाज पढ़ेंगे, किसी भी सभ्यता का समाज अगर आपको पढ़ना है, किसी भी सभ्यता का अगर आपको समाज पढ़ना है मित्रों, तो समाज के अंतर्गत हमें जो है समाज का स्वरूप देखना होता है, समाज का स्तरीकरण देखेंगे हम, समाज का क्या देखेंगे, स्तरीकरण। फिर समाज में स्त्री दशा, फिर समाज में हम जो है मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन देखेंगे, मनोरंजन के साधन। फिर खान पान, पहनावा यानी वस्त्र जिसे आप कहते हैं। फिर इसके बाद आपका धर्म आता है। ठीक है, धर्म को भी हम इसी के अंतर्गत देखते हैं। आपको किसी भी सोसाइटी का अगर अध्ययन करना है तो हमें जो है इस पॉइंट पर फोकस करना होता है। जब आप मेंस लिखते हैं तो मेंस में भी आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे जब मेंस में आपसे पूछ ले कि वैदिक कालीन समाज का विवेचन करिए या वैदिक कालीन समाज का आलोचनात्मक विवेचन करिए, तो वहाँ भी आपको ये फोकस करना है कि अगर सोसाइटी पूछा है तो सोसाइटी में हमको क्या क्या डिस्क्राइब करना है, किन किन चीज़ों को, किन किन तथ्यों पर हमें फोकस करना है। तो अगर आपसे समाज पूछा जा रहा है, वो किसी भी सभ्यता का समाज हो, चाहे वो वैदिक काल का हो, चाहे मौर्य काल का हो, चाहे गुप्त काल का हो, आप समाज के स्वरूप से शुरू करेंगे। स्वरूप बताएंगे, सामाजिक स्तरीकरण बताएंगे यानी समाज कितने वर्गों में बटा है, स्त्री दशा आप बताएंगे, मनोरंजन के साधन आप बताएंगे, खान पान, पहनावा, रहन सहन, उस पर चर्चा करेंगे। फिर आप धर्म और कला पे चर्चा करेंगे, तो धर्म यहाँ अलग से देखा जाएगा। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर बेसिकली आपको यूपीएससी 2020 के लिए फोकस कर रहे हैं। तो यूपीएससी 2020 में हम यहाँ पर तथ्यात्मक बातें करेंगे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी। ठीक, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यही सारी चीज़ें हम
परिवर्तन के तौर पर उत्तर वैदिक काल में भी दिखाएंगे कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक समाज का स्वरूप कैसा था या स्तरीकरण कैसा था, और इसमें उत्तर वैदिक काल में जाके क्या परिवर्तन दिखता है। ये दोनों चीजें जब आप एक साथ देखेंगे तो आपकी जो समझ है सोसाइटी को लेकर वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज, ठीक, ऋग्वैदिक समाज सोसाइटी। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक समाज का स्वरूप देखेंगे हम। ऋग्वैदिक समाज का स्वरूप कैसा है? ऋग्वैदिक समाज का स्वरूप जो है ये पितृसत्तात्मक है। कैसा है? पितृसत्तात्मक है, यानी पुरुष प्रधान समाज है। पितृसत्तात्मक एवं कबीलाई है। पितृसत्तात्मक एवं कबीलाई समाज है, कबीलाई है, एवं कबीलाई के साथ साथ समता मूलक है। समता मूलक समाज है, यानी इस समाज में क्या है? समानता है। ठीक, पहला हमने कहा कि समाज का स्वरूप कैसा है? पितृसत्तात्मक है, यानी पुरुष प्रधान समाज है। उत्पन्न जो संतान है वो पिता के नाम से जानी जाएगी, और ऋग्वैदिक काल में पुत्र की उत्पत्ति के लिए ईश्वर से आराधना करने का उल्लेख मिला है, और हर माँ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ईश्वर से आराधना या उपासना क्यों करती थी? उसका एकमात्र कारण यह था क्योंकि पुत्र को ही इहलौकिक और परलौकिक इन दोनों कर्तव्यों के निर्वहन का अधिकार दिया गया है। पुत्र ही पिता की चिता को अग्नि देगा, पुत्र ही पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, पुत्र ही पिता के दायित्वों का निर्वहन करेगा, पुत्र ही युद्ध के समय युद्ध में नेतृत्व करेगा, यानी भौतिक रूप से पुत्र को बलिष्ठ माना गया है। इसलिए हर माँ ये चाहती थी कि उसे पुत्र की क्या हो? प्राप्ति हो, और यह उत्पन्न पुत्र जो है पिता के नाम से जाना जाएगा, न कि माता के नाम से। इसलिए इस काल के समाज को हम क्या कहेंगे? पितृसत्तात्मक समाज कहेंगे, यानी पुरुष प्रधान समाज कहेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो सभ्यता आपने पढ़ा वह सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, जिसमें समाज मातृसत्तात्मक था, यानी महिला प्रधान समाज था। अब आप देखिए, कहते हैं उत्तर वैदिक काल में भी समाज पितृसत्तात्मक ही रहेगा, लेकिन कहते हैं ऋग्वैदिक काल में पुरुष की जो प्रधानता है वह उतनी कठोर नहीं है। यहाँ महिलाओं को भी हर प्रकार के अधिकार दिखेंगे, यानी पुरुष जो है एक घर का मुखिया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे पुरुष का जो कद है परिवार में वो कहीं न कहीं क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा, और स्त्रियों का अस्तित्व परिवार में क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा, यानी ऋग्वैदिक समाज में ऐसा दिखाई नहीं देगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक संपत्ति में क्या हो जाएगा? विस्तार होगा, और संपत्ति जितना बढ़ती जाएगी सामाजिक विभाजन की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ भी परिवार से ही होगा। पहले पुरुष और महिला का भेद होगा, भाई बहन का भेद होगा। ठीक, ये सामाजिक विभाजन जो है उसकी शुरुआत कहां से होगी? परिवार से होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो संपत्ति उत्पन्न हो रही उस संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? उस परिवार में उत्पन्न पुरुष का होगा, मेल का या फीमेल का। ठीक है, तो मेल को इसलिए वरीयता परिवार दे रहा है क्योंकि मेल ही उसका उत्तरदायी माना गया है, क्योंकि वही पिता की माने चिता को अग्नि देगा अपने पिता को, यानी वह जो है इहलौकिक और परलौकिक दोनों कर्तव्यों का निर्वहन करने का उत्तरदायी है। पुत्री जो है वह इन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकती, इसलिए परिवार भी पुरुष को क्या कर रहा है? वरीयता दे रहा है। तो धीरे धीरे इसमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग वैदिक काल में मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला दोनों को लगभग बराबर के अधिकार दिए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में पुरुष को ज़्यादा अधिकार है, और वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ है। ठीक है,
यहां समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है, इसके साथ साथ समाज कबीलाई भी है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में ये कबीलाई समाज पशुपालन आधारित है, इसलिए अभी संपत्ति है नहीं। तो संपत्ति नहीं है तो समाज समता मूलक भी होगा, यानी समाज क्या होगा? एक समान होगा। यानी जब संपत्ति है ही नहीं तो अमीर और गरीब की संकल्पना हो ही नहीं सकती, ऊंच नीच की संकल्पना नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर आर्यों के बीच जो है ये समानता दिखाई देती है। लेकिन मित्रों ये ध्यान रखिएगा, ये समानता सिर्फ आर्यों के बीच है, आर्यों एवं अनार्यों के बीच नहीं, ये आर्यों के बीच है। आर्यों एवं अनार्यों के बीच भेद है, आर्यों एवं अनार्यों के बीच भेद है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कहते हैं जो आपका स्तरीकरण है, सामाजिक स्तरीकरण, जिसे आप कहते हैं विभाजन, सामाजिक स्तरीकरण अगर आप देखें तो सामाजिक स्तरीकरण में अगर आप देखें तो ऋग्वेद का जो द्वितीय मंडल है, ये देखिए द्वितीय मंडल, ये जो द्वितीय मंडल है इसमें 2 वर्गों का उल्लेख आया है। समाज 2 वर्गों में पहली बार विभाजित दिखाई देता है, और वह 2 वर्ग कौन है? आर्य एवं अनार्य। वो 2 वर्ग कौन है? आर्य एवं अनार्य। कहते ये जो विभाजन है ये रंग के आधार पे है, और यही रंग जो है संस्कृत में क्या कहा गया? वर्ण। इसी रंग को स्वर्ण कहा गया है। या कि जो पहला सामाजिक विभाजन हमको ऋग्वैदिक काल में दिखता है वह सामाजिक विभाजन आर्य एवं अनार्य के रूप में है। और कहते इसी अनार्य को ही ऋग्वेद में दास एवं दस्यु कहा गया है, इसी को दास एवं दस्यु भी कहा गया है। किसको? अनार्यों को। अब देखिए, हमने कहा कि ये विभाजन सिर्फ रंग के आधार पर उल्लिखित किया गया है, लेकिन ये विभाजन सिर्फ रंग के आधार पर ही नहीं था मित्रों। देखिए, अगर आप इस सामाजिक स्तरीकरण को देखिए तो आर्यों और अनार्यों का जो विभाजन है वो रंग के आधार पर दिख रहा है, लेकिन रंग के आधार पर होने के साथ साथ, यानी रंग के आधार पर तो विभाजन है ही, इसके साथ साथ व्यवसाय के आधार पर भी विभाजन है, इसके साथ साथ व्यवसाय के आधार पर भी विभाजन है। इसका व्यवसाय क्या है? कृषि, ठीक, पशुपालन। इसका व्यवसाय मूल रूप से क्या है? पशुपालन है। इसका व्यवसाय मूल रूप से क्या है? पशुपालन है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसमें परिवर्तन आ जाएगा, यह आर्य भी मूल रूप से क्या हो जाएगा? कृषक हो जाएगा। यानी अब यह कृषि के साथ साथ पशुपालन करेगा, और जब कृषि के साथ साथ पशुपालन हो तो यही क्या होता है? मिश्रित कृषि। यानी वर्तमान भारत की जो कृषि व्यवस्था है उसका स्वरूप कैसा है? मिश्रित है। तो मिश्रित कृषि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि पशुपालन के साथ साथ जब क्या हो? कृषि हो। तो पशुपालन के साथ साथ कृषि जैसी परंपरा हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है, ठीक है। वहां पर एक ही वर्ग दोनों कार्यों को करता है, यानी आर्य ही कृषि भी करता है और पशुपालन भी करता है। लेकिन हमें ऋग्वैदिक काल में प्रारंभिक चरण में आर्य केवल क्या था? पशुपालक था। कृषक कौन थे? अनार्य थे। तो व्यवसाय के आधार पर भी अंतर है, भाषा के आधार पर भी अंतर था, भाषा का अंतर भी दोनों में था। आर्यों की भाषा और अनार्यों की भाषा में क्या है? अंतर है। दूसरा, दोनों के खान पान में भी अंतर है, दोनों के खान पान में भी अंतर दिखाई देता है, दोनों के खान पान में भी अंतर दिखाई देता है। देखिए, जो अनार्य थे ये मूलतः मांसाहारी प्रवृत्ति के ज्यादातर नहीं थे, ये मांस केवल जो है ओकेजनली यूज करते थे, जैसे विवाह के अवसर पर या किसी महोत्सव के अवसर पर मांसाहार का उपयोग होता था। लेकिन अनार्यों में मांस की जो प्रवृत्ति है यानी मांसाहारी होना एक आम बात थी। तो जो ऋग्वेद में हमें प्रारंभिक चरण में जो अंतर हमें द्वितीय मंडल में दिखता है, रंग के आधार पर आर्य और अनार्य का जो पहला विभाजन दिखाई देता है, वह विभाजन देखने में तो हमें सिर्फ रंगों के आधार पर बताया गया, वर्ण के आधार पर, लेकिन वह विभाजन वास्तव में इन 4 विशेषताओं के आधार पर भी देखा जा सकता है। तो मूल रूप से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभिक चरण में समाज जो है केवल 2 वर्गों में बटा हुआ दिखाई देता है, और वह 2 वर्ग हैं आर्य एवं अनार्य।
लेकिन मित्रों, जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल में आप आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे आप ऋग्वैदिक काल में आगे बढ़ते गए, आपके ऋग्वेद का 10वां मंडल आता है। देखिए ऋग्वेद का 10वां मंडल आता है, ठीक। और ये 10वां मंडल ये लगभग 1000 BC का माना जाता है, ठीक है। और इस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, इस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार चातुर्य वर्ण व्यवस्था, चातुर्य वर्ण व्यवस्था, चातुर्य वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आता है। यानी ये चातुर्य वर्ण में 4 वर्ण कौन कौन थे? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। पुरुष सूक्त में ये कहा गया है कि आदि ब्रह्मा, अब आप देखिए ध्यान से समझिएगा, आदि ब्रह्मा के मुख से हुआ ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, इन तीनों वर्णों को मिलाकर क्या कहते हैं? द्विज कहा गया है। इन तीनों वर्णों को मिलाकर क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। द्विज माने होता है जिनको दोबारा जन्म लेने की क्या हो? अनुमति हो। जिनको दोबारा जन्म लेने की अनुमति होती है उनको क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो भाई आपने आदि ब्रह्मा को देखा है? आप लोग देखे होंगे, हमने तो नहीं देखा आदि ब्रह्मा को। यहां पर जो सामाजिक विभाजन दिख रहा है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो सामाजिक स्तरीकरण दिख रहा है, वो किससे दिखाया गया है? वो आदि ब्रह्मा से दिखाया गया है। यानी भाई कल को कोई आए और कहे कि नहीं आप फला ईश्वर की संतान हो, आप मान लोगे? ज्ञान का जो आधार है वो 4 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ये ज्ञान के 4 प्रमाण होते हैं। कोई भी ऐसा प्रमाण इस तथ्य को प्रमाणित नहीं कर रहा है। ये सामाजिक स्तरीकरण की धार्मिक व्याख्या है मित्रों। ये सामाजिक स्तरीकरण की कैसी व्याख्या है? ये धार्मिक व्याख्या है। और ये कहीं न कहीं कैसी है? कल्पनात्मक है। कहीं न कहीं कैसी है? कल्पनात्मक है। तब प्रश्न ये उठता है कि आखिर वास्तव में सामाजिक विभाजन हुआ क्यों? वास्तव में सामाजिक विभाजन हुआ क्यों? तो ये सामाजिक विभाजन आप देख रहे हैं 1000 BC के आसपास हो रहा है, ठीक है। ये कब हो रहा है? 1000 BC के आसपास हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो 1500 से 1000 BC का जो ड्यूरेशन है, जो कार्यकाल है, इस बीच में कुछ परिवर्तन आया होगा। कुछ परिवर्तन क्या आया? आप जानते हैं जो आर्य थे ये मूल रूप से पहले क्या थे? पशुपालक थे। लेकिन धीरे धीरे ये क्या बन गए? कृषक बन गए। जब ये कृषक बन गए तो उत्पादन अतिरिक्त उत्पादन में बदल गया, यानी संपत्ति की संकल्पना का जन्म हो चुका था। अतिरिक्त उत्पादन होना शुरू हो गया। जब अतिरिक्त उत्पादन होना शुरू हुआ तो यही क्या थी? संपत्ति थी। यही क्या है? संपत्ति है। अतिरिक्त उत्पादन ही तो संपत्ति है भाई। जैसे आज की डेट में कोई किसान हो, उसके घर का, उसके परिवार का जो खर्च है, मान लीजिए 50 कुंतल का खर्च है, और अगर उत्पादन वो 50 कुंतल का ही करे तो क्या उसके पास कोई आय हुई? जीरो है। उसकी आय क्या है? जीरो। लेकिन अगर वह 80 कुंतल का उत्पादन करे तो वह 30 कुंतल जो अधिशेष उत्पादन है वही क्या है? संपत्ति है किसान के लिए। तो कहते हैं जब आर्य भी कृषक कार्य करने लगा तो उत्पादन अधिशेष में बदल गया और संपत्ति की संकल्पना का जन्म हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, बहुत गौर से समझिएगा। आर्य जब ये हिंदुस्तान आए, पहले तो माना जाता था कि ये बाहर से आए, अब माना जाता है कि ये यहीं के थे। कहते हैं आर्य जब हिंदुस्तान आए तो सबसे पहला काम इन्होंने किया, अनार्यों को युद्ध में पराजित किया। अनार्यों को ही दास और दस्यु कहा जाता है।
कहते हैं जो युद्ध की नीति इन्होंने लागू किया, इससे क्या हुआ कि आर्य जो है वह मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से विस्थापित हो गया। यानी आर्यों ने जहां पर अपना मुख्य क्षेत्र स्थापित किया, अनार्य जो होते थे वह इनके परवर्ती क्षेत्रों में रहा करते थे। तो इसे कहा जाता है अंतःवासी औपनिवेशिक व्यवस्था। ठीक है, इसको उपनिवेशवादी व्यवस्था कुछ इतिहासकारों ने नाम दिया है। कहते हैं कि जो अनार्यों का क्षेत्र है उस पर भी आर्य अपना अधिकार जताते थे। बात समझ रहे नहीं? उसी तरह जैसे भारत पर कभी इंग्लैंड जताया था 200 वर्षों तक, तो वैसे ही अनार्य जब पराजित हो जाते थे तो आर्य जो है अनार्यों को जंगल का क्षेत्र या वह क्षेत्र जो इनके क्षेत्र से क्या होता था, सीमांत में होता था, यानी इनके सीमा के अंत में होता था, वह क्षेत्र अनार्यों को देते थे और उस पर भी अपना अधिकार ये क्या करते थे, जमाते थे। तो यानी कहीं न कहीं अनार्यों के बीच इन्होंने अपनी श्रेष्ठता को क्या किया था, स्थापित कर लिया था। तो विवाद यहां आर्य और अनार्य के बीच नहीं था। कहते हैं जब ये अतिरिक्त संपर्क हुआ मित्रों, तो विवाद आर्यों के बीच से उत्पन्न हुआ, आर्यों के बीच से। भाई आर्य क्या है, एक समुदाय है ना, एक व्यक्ति थोड़ी ना आर्य है। आर्य एक, अब उसमें कई तरह के बुद्धिमान लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ ऐसे हैं जो कट्टर हैं, जो लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं, कुछ ऐसे हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। कहते हैं जब ये संपत्ति की उत्पत्ति हुई तो आर्यों में जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, जो थोड़ा तेज तर्राक, तो चालाक थे, उन्होंने कहा कि हम अपने को, इन्होंने ब्रह्म घोषित किया, यानी ज्ञानी। इन्होंने अपने को क्या कहा, ज्ञानी कहा। और आर्यों में से ही जो इन्होंने अपने को ज्ञानी माना, बुद्धिजीवी माना, इसी ब्रह्म से बना ब्राह्मण, इसी ब्रह्म से क्या बना, ब्राह्मण बना। ठीक। और आर्यों में जो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, छत, छत माने होता वीर, छत से बना क्षत्रिय। ठीक, ये लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे, ये क्षत्रिय वर्ग बना। बाकी जो आर्यों में जो बच गए, जो शेष बच गए, जो उत्पादन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सब को इन्होंने वैश्य यानी अनार्य भी कहा गया इनको, उनको सब इन लोगों ने क्या किया, वैश्य घोषित कर दिया। तो प्रारंभ में ये केवल जो है 3 वर्ण ही इनको दिखाई देते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? लेकिन समस्या यहां ये थी, उत्पादन कौन कर रहा, वैश्य कर रहा है, और इसके अतिरिक्त जो है अनार्य कर रहा था। उत्पादन अनार्य कर रहा था और वैश्य कर रहा था। और वैश्य और अनार्य ये दोनों बहुमत में थे। ज्यादातर जनसंख्या किसकी थी, वैश्यों की थी और अनार्यों की थी। वैश्य जो है वो मूल रूप से आर्यों का ही अंग है। कहते हैं जब इन दोनों वर्णों को देखिए, उत्पादन प्रक्रिया से ये दोनों जुड़े हैं, अनार्य और वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दोनों जो है ये उपभोक्ता हैं, ये उत्पादक नहीं है। कहते हैं क्षत्रिय का दायित्व तो जनता की रक्षा करना है, ब्राह्मण का काम है जो है सलाह देना या ज्ञान बांटना। अभी इनका कार्य जो है इतने ब्राह्मण में बताया जाएगा, 6 कर्तव्य, दान देना, दान लेना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, और यज्ञ करना और कराना, 6 कर्तव्य ब्राह्मण के बताए गए हैं। कहते अब समस्या ये थी कि बहुमत वैश्य और अनार्य का था। कल को अगर ये उत्पादन प्रक्रिया पर अपना अधिकार जता लेता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या करते। ठीक। कहते इस समस्या के समाधान के लिए जो संपत्ति की संकल्पना ने जो सामाजिक संघर्ष पैदा किया, इस संघर्ष को ब्राह्मणों ने धार्मिक रूप दे दिया। ब्राह्मणों ने इसे क्या दिया, धार्मिक रूप दिया। क्योंकि आज 73% लिटरेसी होने के बावजूद भी आपका धर्म के प्रति जो एक आस्था है वह कहीं न कहीं आपको आपकी आंखों पे पट्टी बांधे रखता है। वह तार्किकता का यानी तर्क करने की अनुमति नहीं देता। क्यों? क्योंकि धर्म जो है आस्था का विषय है, वहां आप तर्क नहीं करते। आप कितने भी नास्तिक हों, कभी मंदिर ना जाते हो, लेकिन जब मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो सर झुक जाता है। हम ईश्वर को भले न मानते हो, लेकिन मूर्ति जब दिख जाती है तो हमारा सर भी झुकता है, क्योंकि आस्था ईश्वर के प्रति हमारे खून में है। तो आप सोचिए उस समय धर्म का प्रभाव समाज पर कितना रहा होगा। तो यहां पर इन लोगों ने दिमाग लगाया और कहते हैं कि ईश्वर का सहारा लेके ईश्वर से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति दिखा दिया। अब ये चारों वर्णों की उत्पत्ति जब ईश्वर से हो गई और चारों वर्णों के कर्तव्य तय कर दिए गए, भाई ब्राह्मण का कार्य 6 कार्य इसके तय किए गए, क्षत्रिय का काम जनता की रक्षा करना, वैश्य का काम बताया गया व्रात्य। व्रात्य माने होता है कृषि, पशुपालन और व्यापार। कृषि, पशुपालन और व्यापार, इन तीनों को मिला के व्रात्य कहा गया है।
और शूद्र का काम है द्विजों की सेवा करना। द्विज माने ऊपर के 3 वर्ण, जिनको दोबारा जन्म लेने की अनुमति है, इनका काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। अब ये चारों के जो कर्तव्य निर्धारित किए गए, इनका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में किया गया। अब बताइए, जब धार्मिक ग्रंथों में ये कर्तव्य तय किए जा रहे हैं, तो मजाल है शूद्र वैश्य या क्षत्रिय की कि उन धार्मिक ग्रंथों में कही गई बातों को हम इनकार कर दें। हम आज इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी भगवत गीता पर अपना माथा पटकते हैं। हम ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया वही सच है और वही भगवत गीता है। हम आज भी तर्क नहीं करते, तो सोचिए उस समय का यह वैश्य या क्षत्रिय या शूद्र जो है कैसे तर्क करता, कैसे जाके ब्राह्मण से पूछता कि आपने ब्रह्मा को देखा था, आपने मुंह से पैदा होते हुए अपने को देखा था, या वैश्य को जांघ से पैदा होते हुए देखा था। तो जो धर्म का जो सहारा लिया गया वह कहीं न कहीं एक सामाजिक संतुलन बनाने के लिए किया गया। धर्म कुछ मायने में अच्छा भी है, धर्म कुछ मायने, कहते हैं ना धर्मे धारता, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म होता है। और धर्म का संबंध जो है वो सामाजिक संतुलन से होता है। धर्म का संबंध क्या है? सामाजिक संतुलन से। और धर्म वास्तव में, धर्म को मनुष्य ही लाया था। कहते हैं जब भाषा का विकास हुआ तो भाषा के विकास से समूह बना। समूह यानी 2 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ होने को समूह कहते हैं। समूह, जब भाषा के विकास से समूह का निर्माण हुआ तो समूह से बड़ी संकल्पना समुदाय थी, समुदाय से बड़ी संकल्पना समाज की आई। तो समस्या ये थी कि इतने बड़े वर्ग को एक साथ कैसे बांधा जाए, कैसे संतुलित किया जाए। तो कहते हैं उन लोगों को संतुलित करने के लिए ही धर्म की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन कुछ लोगों ने धर्म को बड़े दूसरे तरीके से उपयोग करने का काम किया और कहीं न कहीं इस धर्म का लाभ भी उन्होंने लिया, और आप स्वयं समझदार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम 2 मुद्दों पर बात कर लिए। एक एक हमने स्वरूप की बात कर लिया और दूसरा हमने बात किया किस पे? स्तरीकरण पे, सामाजिक स्तरीकरण पे। देखिए, कहते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में ये 4 वर्ण हमको दिखाई देते हैं। अभी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल के अगले चरण में आपको दिखाई देगी और उत्तर वैदिक काल तक आते आते पूरी तरह जाति व्यवस्था आपको दिखाई देने लगेगी। वहां पर गोत्र परंपरा का जन्म हो जाएगा। हालांकि गोत्र शब्द का पहला उपयोग ऋग्वेद में ही हुआ है, लेकिन गोत्र परंपरा कब बनेगा? उत्तर वैदिक काल में। यही गोत्र जो है वैवाहिक संबंधों का आधार बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कहते हैं समाज में स्त्री दशा कैसी थी? स्त्री दशा पर चर्चा करते हैं। देखिए, कहते हैं कि स्त्री दशा हम परिवार के स्तर से देखना शुरू करेंगे। कहां से देखेंगे? परिवार के स्तर से। परिवार 2 लोगों से बनता है। परिवार बनता है पुरुष एवं स्त्री से। पुरुष एवं स्त्री, इन दोनों के मिलन से परिवार की संकल्पना का जन्म होता है। ठीक है, कहते हैं ऋग्वैदिक काल में स्त्री को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? जायदस्तम। स्त्री को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? जायदस्तम कहा गया है। जायदस्तम मतलब होता है पत्नी ही गृह है। पत्नी ही गृह है। जायदस्तम का मतलब होता है पत्नी ही गृह है। इसका मतलब हुआ कि बिना पत्नी के कोई घर नहीं है। इससे कहीं न कहीं स्त्री का महत्व जो है वो पारिवारिक स्तर पर झलकता है। ठीक, लेकिन समस्या ये है कि परिवार में मुखिया कौन होता था? पुरुष। और परिवार का जो प्रमुख होता था उसे कुलप कहा गया है। परिवार के मुखिया को क्या कहा गया? कुलप। और यह जो कुलप होता था यह परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता था। परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होता था वही परिवार का मुखिया होता था। ठीक है, लेकिन कहते हैं यह जो पद है ये वंशानुगत था। कहते हैं कि अगर परिवार का मुखिया मरता है तो ऐसी स्थिति में या तो उसका अगर भाई है तो वह परिवार का मुखिया बनेगा, नहीं तो उस मृत व्यक्ति का जो बड़ा पुत्र होगा वह परिवार का मुखिया माना जाएगा।
जो हमारे वर्तमान समाज में दिखाई देता है। तो ऋग्वैदिक समाज में परिवार का जो मुखिया है उसे क्या कहा गया, कुलप कहा गया है, ठीक है। यानी पुरुष को कहीं न कहीं स्त्रियों से अधिक महत्व ऋग्वैदिक समाज में प्रदान किया गया है। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते इस पुरुष का जो वर्चस्व है वह समाज में और क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि जब भी हम स्त्री को देखेंगे, हम स्त्री को जन्म से देखेंगे। कब से देखेंगे, जन्म से देखेंगे। हम स्त्री की दशा को जन्म से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो स्त्री के जन्म के बारे में ऋग्वेद में यह कहा गया है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्री एवं पुरुष दोनों के जन्म की कामना की गई है, लेकिन ज्यादातर स्त्रियां पुत्रों के जन्म की कामना करती थी। ज्यादातर स्त्रियां पुत्रों के जन्म की कामना करती थी, लेकिन पुत्री के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया गया है। पुत्री के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि ऋग्वेद में एक जगह जो है आर्यों के संदर्भ में कहा गया है कि ये लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, ये प्रेम भी करते थे, ये स्वयंवर भी करते थे, ये गर्भपात भी कराते थे। इसका मतलब है कि आर्यों के लिए जो श्रेष्ठ शब्द आया है वह श्रेष्ठता उनके चालाकी और धूर्तबाजी के सेंस में आया होगा। यानी वो गलत कार्यों में भी इन्वॉल्व थे और अच्छे कार्यों में भी इन्वॉल्व थे। वो इन सारी चीजों से क्या थे, परिचित थे ऋग्वैदिक आर्य। तो कहते हैं कि यहाँ वीर पुत्रों के जन्म की कामना की गई है। और वीर पुत्रों के जन्म की कामना क्यों की गई है, क्योंकि समाज कैसा है, युद्धात्मक समाज है। आर्य जो है युद्धात्मक समाज है। आर्यों और अनार्यों में अक्सर क्या होता है, युद्ध होता है, और युद्ध में नेतृत्व जो है कौन करेगा, पुरुष करेगा। यानी पुरुष ही युद्ध में लड़ने जाएगा, इसलिए हर स्त्री वीर पुत्रों के जन्म की कामना करती है। लेकिन पुत्री के जन्म को कहीं भी हतोत्साहित नहीं किया गया मित्रों। यानी इसका मतलब है कि ऐसा नहीं था कि पुत्र के जन्म से पुत्री का महत्व घट गया, नहीं, पुत्री के जन्म को भी महत्व दिया गया है, पुत्री के जन्म को भी महत्व प्रदान किया गया है, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि अब देखिए जन्म के संदर्भ में कोई भी भेद नहीं दिखाई देता, तो जन्म से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जन्म से आगे बढ़े तो जन्म के बाद शिक्षा की बात आती है। अब देखिए, कहते हैं कि पुत्री को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में पुत्री को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था और पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। और आप जानते हैं कि उपनयन संस्कार, देखिए कहते हैं उपनयन संस्कार से ही शिक्षा का आरंभ होता है। देखिए, शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है, 16 संस्कार होते हैं। संस्कारों की संख्या कुल कितनी है, 16। उपनयन संस्कार से शिक्षा आरंभ होती है। उपनयन संस्कार से शिक्षा आरंभ होती है और समावर्तन संस्कार से शिक्षा समाप्त होती है। समावर्तन संस्कार से शिक्षा क्या होती है, समाप्त होती है। तो महिलाओं में दो प्रकार की हमको बालिकाएं दिखती हैं जो शिक्षा प्राप्त करती हैं। उनके दो नाम दिखाई देते हैं, एक शद्दोवधु और दूसरी शद्दोवधु थी और एक जो है अभी देखिए एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। शद्दोवधु वह स्त्रियां होती थी जो शिक्षा के बाद जो है, ये शिक्षा के बाद जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाती थी। यानी वह स्त्रियां जो शिक्षा के बाद जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी उनको शद्दोवधु कहा गया है, ठीक है। उनको क्या कहा गया है, शद्दोवधु कहा गया है। और दूसरी कैटेगरी याद नहीं आ रही है। ये ऐसी स्त्रियां होती थी जो आजीवन गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी, ठीक है। ये आजीवन जो है गुरु के आश्रम में रहकर जो है शिक्षा ग्रहण करती थी, ठीक। अब याद आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे, भी ध्यान नहीं आ रहा। देखिए,
दूसरी चीज ये कि अब देखिए, तो इसका प्रमाण क्या है कि स्त्रियों के शिक्षा के अधिकार थे? तो आप जानते हैं इसका प्रमाण ये है कि ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद का 8वां मंडल, 8वें मंडल में जो मंत्र हैं उसमें बहुत सारे मंत्र जो है स्त्रियों के द्वारा लिखे गए हैं, और उसमें जो नाम आता है जैसे अपाला, 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 घोषा, अपाला, घोषा, विश्वरा, विश्वरा, भद्रकक्षा, भद्रकक्षा, इन विद्वान महिलाओं के नाम हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, इन विद्वान महिलाओं के नाम हमको दिखाई देते हैं। कहते हैं कि इससे ये पता चलता है कि इस काल में महिलाओं को शिक्षा के अधिकार क्या थे? प्राप्त थे। इस काल में महिलाओं को शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, मोबाइल। अब देखिए, कहते हैं कि इन सारी बातों से ये प्रूफ किया हमने कि नहीं, महिलाओं को शिक्षा के अधिकार क्या थे? दिए गए थे। चलिए अब देखिए, तो यानी शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। अब शिक्षा से आगे बढ़ेंगे, जब स्त्रियों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के शिक्षा के अधिकार में थोड़ी गिरावट तो देखी गई, लेकिन वो प्रतिबंधित नहीं हुई थी। स्त्रियों के शिक्षा का अधिकार सूत्र काल में जाके प्रतिबंधित होगा। स्त्रियों के शिक्षा का अधिकार जो है वो सूत्र काल में जाके आपको प्रतिबंधित दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं शिक्षा के बाद विवाह की बात आती है। शिक्षा के बाद विवाह की बात आती है। तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, यानी बाल विवाह जैसी समस्या यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, बाल विवाह नहीं। अब बाल विवाह का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? छांदोग्य उपनिषद में। बाल विवाह का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में, और ये उत्तर वैदिक काल के बाद आता है। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं विवाह के संदर्भ में पुत्री को पिता से अपने मन की बात व्यक्त करने की अनुमति थी। पुत्री जो है वर का चुनाव स्वयं कर सकती थी। पुत्री जो है गुणवत्ता के अनुसार वर का चुनाव करती थी। यहां पर बाल विवाह का प्रचलन नहीं दिखता है। यहां पर पुत्री को अपने मन की बात पिता से व्यक्त करने की अनुमति दी गई थी। इवन कहा जाता है कि स्वयंवर प्रथा एवं प्रेम विवाह का भी प्रचलन दिखाई देता है। स्वयंवर प्रथा एवं प्रेम विवाह का प्रचलन भी दिखाई देता है, लेकिन प्रेम विवाह को सर्वमान्य नहीं माना गया है। प्रेम विवाह जो है सर्वमान्य नहीं था, ये अपवाद स्वरूप हमको दिखाई देता है, लेकिन सर्वमान्य नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कहते हैं स्वयंवर प्रथा और प्रेम विवाह का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में हमको दिखाई देता है। अब देखिए, जब इनका विवाह होता था तो स्त्रियों के विवाह के समय माता पिता दो लोगों के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो उपहार दिया जाता था, माता पिता का जो उपहार पुत्री को दिया जाता था, माता पिता को जो उपहार पुत्री को दिया जाता था, उसे बहतू कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? बहतू। ठीक है,
उसे बहतु कहा गया है। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में यही क्या हो जाएगा, स्त्री धन हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इसी को क्या कहा जाएगा, स्त्री धन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहते हैं विवाह करके जब वह पति के घर जाती है तो कहते हैं कि इस स्त्री को हर प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। यानी जो स्त्री विवाह करके पति के घर जाती थी उसको दो अधिकार छोड़कर, कौन कौन से, राजनैतिक और आर्थिक, ये दो अधिकार छोड़ के स्त्री को परिवार के सारे अधिकार प्राप्त थे। राजनैतिक और आर्थिक दो अधिकारों को छोड़कर स्त्री जो है परिवार के सारे अधिकार प्राप्त थे, और दो अधिकार छोड़कर कौन कौन, राजनैतिक और आर्थिक। ठीक है, कहा जाता है कि कोई भी पूजा बिना स्त्री के वो संपन्न नहीं मानी जाती है। यानी स्त्री और पुरुष दोनों जो है धार्मिक अनुष्ठानों में पार्टिसिपेट करते थे, बिना दोनों के कोई भी पूजा संपन्न स्वीकार नहीं की जाती थी। और आज भी अगर आप देखिए तो कहीं न कहीं पति पत्नी संयुक्त रूप से ही धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। सभार समिति और बिदत में भी स्त्रियों को पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी गई थी। तो कहीं न कहीं समिति का मेंबर होने का मतलब है कि राजा के चुनाव में स्त्रियों को अधिकार दिया गया था। परिवार के संदर्भ में कहा गया है कि परिवार का कोई भी निर्णय स्त्री और पुरुष के संयुक्त विचार विमर्श से लिया जाएगा। लेकिन अगर आप व्यवहार में देखें तो इसका उल्लंघन आपको दिखाई देगा। कहते हैं विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को घर से बाहर निकाल दिया लेकिन अपने पत्नी की अनुमति नहीं लिया। ठीक है, तो ये काल्पनिक बातें हैं। 50 पुत्र उनके थे कि नहीं थे, ये भी बड़ी काल्पनिक बात है। तो राजनीतिक और आर्थिक अधिकार छोड़कर स्त्रियों को परिवार के सारे अधिकार क्या थे, प्राप्त थे, यानी निर्णय में उनकी भागीदारी होती थी। अब देखिए जरा से हम बात करते हैं स्त्रियों के, अब विवाह हो गया तो विवाह के बाद कौन सी समस्याएं होती हैं? विवाह के बाद समस्या होती है संतान की। विवाह के बाद स्त्रियों की समस्या क्या होगी? संतान की समस्या होगी। तो अगर मान लीजिए संतान उत्पन्न नहीं होती है, यदि संतान नहीं है, यदि किसी स्त्री को संतान नहीं है तो ऋग्वेद इनके लिए जो है एक नई परंपरा की अनुमति देता है, वो है नियोग प्रथा। ऋग्वेद इनके लिए नियोग प्रथा की अनुमति देता है। कौन सी अनुमति देता है? नियोग प्रथा। यह नियोग प्रथा क्या है मित्रों? कहते हैं नियोग प्रथा वह परंपरा है जब किसी दंपति को कोई संतान न हो तो इस परंपरा के अनुसार वह स्त्री अपने परिवार यानी अपने पति के छोटे भाई या अन्य सदस्य से संतान उत्पन्न कर सकती थी। अन्य सदस्य से संतान उत्पन्न कर सकती थी, जिसे ऋग्वेद में नियोग प्रथा कहा गया है। क्योंकि ऋग्वेद में ऐसी महिला को जो संतानहीन होती थी उसे हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, समाज में महिलाओं का भी सम्मान हो, इस बात के लिए ऋग्वेद में नियोग प्रथा की परंपरा क्या की गई? प्रचलित की गई, ताकि वह महिला भी संतान उत्पन्न करके समाज में सम्मान को अर्जित कर सके। तो नियोग प्रथा की परंपरा दिखाई देती है। और कहा जाता है कि विवाहित स्त्री के संदर्भ में, यानी विवाहित स्त्री जो है उसके संदर्भ में समाज की जो अन्य बुराइयां हैं, जैसे पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और आप कह सकते हैं बाल हत्या, इस तरह की सामाजिक बुराइयां हमको ऋग्वैदिक काल में दिखाई नहीं देती। ये बुराई हमको ऋग्वैदिक समाज में नहीं दिखती। ये बुराई हमें बहुत बाद में, पर्दा प्रथा तो बहुत बाद में, दहेज प्रथा भी काफी बाद में दिखाई देगी। अभी इस तरह की कोई भी सामाजिक बुराई हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई नहीं देती। कहते हैं स्त्रियों को विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी। स्त्रियां, कहते हैं ऋग्वेद में साफ साफ कहा गया है कि यदि पति मर जाता है तो उसकी चिता पर स्त्री को लेटाया जाता था और फिर उसे कहा जाता था कि अब तुम उठो और पर पुरुष का चुनाव करो और जीवित संसार में अपनी पुनर्वापसी करो। ठीक, जिसे सांकेतिक सती प्रथा आप कहते हैं। तो विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति ऋग्वैदिक काल में दी गई है। इसे पुनर्विवाह की अनुमति थी।
इसे पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। ठीक है, अब देखिए, जो विधवा पुनर्विवाह करती थी ऐसी विधवा को ऐसी विधवा को पुनर्भू कहा गया है। ध्यान दीजिए, ऐसी विधवा को हम क्या कहते हैं? पुनर्भू। यानी वह विधवा जो दोबारा विवाह करे उसे पुनर्भू कहते हैं, और इस विधवा से उत्पन्न जो संतान होगी उसे पुनर्वश कहा गया है। उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्वश कहते हैं। और जैसे हमने अभी नियोग प्रथा की बात किया, नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान होती है उसे क्षेत्रज कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रज कहते हैं। आजीवन अविवाहित महिला, आजीवन अविवाहित महिला को अमाजू कहा गया है। आजीवन अविवाहित महिला को अमाजू कहा गया है। क्या कहा गया है? अमाजू। ठीक, अब देखिए, महिलाओं के हम थोड़ा सा सजावट की बात कर लें। क्या महिलाएं जो है आभूषण का उपयोग करती थी कि नहीं करती थी, उनके बारे में भी थोड़ी बात की जाए। पहले हम वस्त्रों की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि वस्त्र के रूप में हमें इस समय सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग दिखाई देता है। और वस्त्रों के प्रकार अगर आप देखेंगे तो वस्त्र में कौन कौन से वस्त्र थे? जैसे कहते हैं कि नीवी और वासस और अधिवासस, ये तीन वस्त्रों का उल्लेख बहुत अधिक आया है। और ये तीनों वस्त्र होते क्या थे? इन तीनों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, कहते हैं जो नीवी वस्त्र होता था कमर के नीचे का वस्त्र होता था। कमर के ऊपर वासस, अधिवासस जो है वो ओढ़नी कह सकते हो आप। ये जो होता है ये कमर के नीचे का वस्त्र है, कमर के नीचे का वस्त्र है। ये कमर के ऊपर का वस्त्र है, कमर के ऊपर का वस्त्र है। ये ऊपर से ओढ़ने वाला। ठीक, इसके अतिरिक्त देखिए उषणीय शब्द आया है किसके लिए? पगड़ी के लिए। उषणीय शब्द आया है पगड़ी, यानी सर पे पगड़ी भी धारण करते थे लोग इस समय। ठीक, इसके बाद आया है बाधूय। बाधूय माने देखिए, एक वस्त्र होता था जिसे कहा गया है बाधूय। यह है विवाह के स्तर पर वधू जो वस्त्र पहने, विवाह पर वधू द्वारा पहना गया वस्त्र, विवाह पर वधू द्वारा पहना गया वस्त्र, इसे बाधूय कहा गया है। यानी जो स्त्री, जब लड़कियों का विवाह होता था तो विवाह के समय जो वह वस्त्र पहनती थी उसे बाधूय कहा गया है। अब देखिए, उपाहन शब्द का उपयोग भी आया है। उपाहन माने होता है जूता। तो कहते हैं कि ये बाराह के चमड़े से बनता था, बाराह आप शुगर कहते हो। उपाहन यानी जूते का उपयोग भी इस समय का मनुष्य करता था। ठीक है, अब देखिए, ये तो वस्त्रों की बात हो गई। आभूषणों की अगर बात करें, कहते हैं आभूषण की अगर बात करें तो इस समय महिलाएं अधिकतर आभूषण का उपयोग भी करती थी। कहते हैं कि जैसे भुजबंद हो गया, जो बाहों में पहनते हैं उसको भुजबंद कहा जाता है। आपको कुछ आभूषणों के नाम भी आपको बताते हैं, जैसे निष्क जो है गले का हार होता है। निष्क क्या था? ये गले का हार है, गले का हार था। ठीक, नुपुर माने पायल, नुपुर पायल। इसके बाद जो है मनके का उपयोग किया गया है। मनके माने होता है गुड़िया, मनके माने गुड़िया। ठीक है, ये निष्क मतलब जैसे गले का हार, निष्क क्या होता था? गले का हार होता था। ठीक है, और नुपुर पायल होता है, मनका होता है। कर्णफूल का उपयोग हुआ है, कर्णफूल यानी कान में जो पहना जाता है, कर्णफूल। मांग टीका, इसका भी उपयोग होता था। ठीक,
ये धातुओं से भी निर्मित हैं और आपके पत्थरों से भी निर्मित हैं, ठीक, दोनों चीज़ों से निर्मित पाए गए हैं। कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो पुत्र होता था उसे तनय या सुवीर कहा गया है और पुत्री को तनया या दुहिता कहा गया है। दुहिता माने होता है पुत्री, ठीक, दुहिता माने क्या होता है, पुत्री होता है, ठीक है। लेकिन कहते ऋग्वैदिक काल में उल्लेख तो हमें एकल विवाह और बहु विवाह दोनों का मिलता है, लेकिन सामान्यतः एकल विवाह ही माने प्रचलित था, यानी एक पुरुष एक स्त्री से ही विवाह करता था। लेकिन आप आगे जाएंगे तो मैत्राणी संहिता में 10 पत्नियों का उल्लेख आता है। वहां पे मैत्राणी संहिता में 10 पत्नियों का उल्लेख आता है, वहां भी स्वयंवर का उल्लेख आया है। वहां स्वयंवर प्रथा को बताया गया है कि समन नामक मेले में आयोजित होती थी। स्वयंवर प्रथा को कहा गया है कि स्वयंवर प्रथा समन नामक मेले में आयोजित होती थी। स्वयंवर प्रथा समन मेले में आयोजित होती थी। समन मेले में आयोजित होती थी, ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि क्या स्त्रियों को व्यवसाय से जोड़ा गया था। तो स्त्रियां व्यवसाय से जुड़ी थी, वो आर्थिक क्रियाओं में भाग लेती थी। अब हम बात करेंगे मनोरंजन के साधन की। स्त्रियों से संबंधित बात हो गई, ठीक है। इनको विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी, नियोग प्रथा की अनुमति थी, ठीक, सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन, तो मनोरंजन के साधन के रूप में आपने इंडस वैली में देखा था कि खेल का मैदान मिला था, शतरंज का प्रमाण मिला था। तो शतरंज तो यहां भी रहा होगा, अगर न रहा होता तो वर्तमान में कैसे दिखता, ठीक। लेकिन उतना स्पष्ट प्रमाण हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में संवाद शब्द का उल्लेख आता है, जिसका मतलब है कि नाटक का मंचन होता था। नाटक मंचन ये आपके मनोरंजन का एक साधन था, नाटक मंचन, ठीक है। दूसरा रथ दौड़, रथ दौड़, ठीक। जानवरों एवं पक्षियों का युद्ध, जानवरों एवं पक्षियों का युद्ध, ये भी मनोरंजन का साधन था, ठीक। देखिए, नाटक का मंचन का प्रमाण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो नायक है, नायक के लिए शैलुष शब्द आया है। नायक को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, शैलुष। नायक को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, शैलुष कहा गया है, ठीक। जानवरों और पक्षियों का युद्ध होता था, ठीक। मुख्य देखिए, संगीत नृत्य का प्रचलन था, संगीत नृत्य का प्रचलन दिखाई देता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है बीड़ा। मुख्य इनका जो वाद्य यंत्र है, मुख्य वाद्य यंत्र क्या था, बीड़ा थी। तो बीड़ा है, तो बीड़ा का मतलब संगीत से है, इसका मतलब कहीं न कहीं संगीत रहा होगा, ठीक। दूसरा बांसुरी, जिसको करकरी कहा गया है, बांसुरी, बांसुरी शब्द का उपयोग होता है। बांसुरी भी वाद्य यंत्र के रूप में मौजूद थी। बांसुरी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं, करकरी कहते हैं। तो बीड़ा हो या बांसुरी, इन दोनों का संबंध किससे है, संगीत से है, वाद्य यंत्र से है। जुआरी शब्द का उपयोग आया है, जुआरी को कीटव कहा गया है। अगर जुआरी है तो जुआ भी खेल का एक साधन रहा होगा, जो शतरंज आप जिसको कहते हो। जुआरी को यहाँ क्या कहते हैं, कीटव कहते हैं। जुआरी, जुआरी को कीटव कहा गया है, जुआरी को कीटव कहा गया। तो ये इनके मुख्य रूप से क्या थे, मनोरंजन के साधन थे। एक शब्द आता है दुंदुभी, दुंदुभी युद्ध के समय का वाद्य यंत्र हुआ करता था
दुंदुभी जो बजाया जाता है, आपने युद्धविद महाभारत में भी देखा होगा इसको, दुंदुभी युद्ध का वाद्य यंत्र, यानी युद्ध के समय यह वाद्य यंत्र बजाया जाता था। ठीक है, तो ये मनोरंजन के साधन थे उस समय के। ठीक, अब देखिए कहते हैं कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं के लिए कुछ शब्दावलियों का उपयोग है, जैसे कढ़ाई करने वाली महिलाओं को पेशेसकारी कहा गया है, रंगाई का काम करने वाली महिलाओं को रजयत्री कहा गया है, कसीदाकारी काम करने वाली महिलाओं को कढ़ीकारी कहा गया है, अनाज पीसने वाली महिलाओं को उपल प्रक्षिणी कहा गया है, और बांस का काम करने वाली यानी बांस से जो टोकरी वगैरह बनाती थी उन्हें कंटकी कारी कहा गया है, और बेत लकड़ी होती है, बेत की टोकरियां बनती हैं, बेत की टोकरी बनाने वाली महिलाओं को बिदलकारी कहा गया है। ठीक, और सिलाई कढ़ाई करने वाली महिलाओं को सीरी कारी कहा गया है। तो इसका मतलब है कि महिलाएं जो है वो व्यवसाय से क्या थी, जुड़ी हुई थी। ठीक है, वो कहीं न कहीं ये ऐसी महिलाओं के बारे में बात हो रही है जो कहीं न कहीं निम्न कुल की रही होंगी। आप कुलीन वर्ग की महिलाओं के लिए यह बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो पेशेसकारी, रजयत्री, कढ़ीकारी, ये जो शब्द आए हैं ये महिलाओं के व्यवसाय से जुड़े हुए शब्द हैं। ठीक है, तो ये तो रही इनकी बात। अच्छा हाँ, खान पान की बात हम करें तो खान पान की बात अगर आप करें तो खान पान में सर्वाहारी प्रवृत्ति के लोग थे। ठीक, यानी मांस और अनाज दोनों का उपयोग होता था। अनाज के रूप में आप देखेंगे तो गेहूं, जौ, धान, मूंग, उड़द, इन सब चीज़ों का उपयोग दिखाई देगा आपको। ठीक है, साथ साथ मांस का उपयोग भी भोजन के रूप में दिखता है, लेकिन आर्यों में जो मांस का प्रचलन है वह ओकेजनली है, किसी पर्व पर या किसी अवसर पर दिखाई देगा। गाय को अघन्या कहा गया है, अघन्या माने जिसका वध न किया जा सके, तो गाय का वध नहीं होता था, अघन्या शब्द उसके लिए आया है। दूसरी चीज है कि अन्य जानवरों का वध आपको दिखाई देगा, हिरन, खरगोश, इन सब के मीट मांस खाने का प्रचलन इस काल के आर्यों में दिखाई देता है। दूसरी चीज ये कि जैसे सत्तू का, घी का और दही के लिए नवनीत शब्द का उपयोग हुआ है, घी का उपयोग दिखाई देता है, सत्तू का उपयोग दिखाई देता है, क्षीर माने खीर का निर्माण दिखाई देता है। तो मुख्य भोजन के रूप में आप देखेंगे तो ये शाकाहारी दिखाई देते हैं। मांसाहारी जो भोजन है वो एक सेकेंडरी है, जैसे आज की डेट में आप मुख्य रूप से शाकाहारी हैं, मांसाहार आप जो है हफ्ते में एक बार या कभी ओकेजनली करते हो, तो ये परंपरा आपको ऋग्वैदिक काल में भी दिखाई देती है। ठीक है, और मुख्य रूप से हम देखेंगे कि आज की क्लास में हमने आपके समाज यानी सोसाइटी को कवर किया है, धर्म भी आपका छूटा हुआ है, वो भी सोसाइटी का अंग है, उसको एक अलग क्लास के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका ये टॉपिक समाप्त होता है मित्रों। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल आपकी क्लास होगी आर्ट एंड कल्चर की, और वह क्लास आपकी होगी कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, तो 12 बजे सबकी उपस्थिति मस्ट होगी, और नए लोगों को जोड़ लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको जो है आप वीडियो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो 12 बजे भी आप अपनी संख्या उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं। ठीक है मित्रों।